हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 16 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ भूटान को लेकर है। अब ये भूटान क्यों न्यूज़ में है? दरअसल यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 46 कंट्रीज जो हैं वो लिस्ट डेवलप कंट्रीज एलडीसी की कैटेगरी में आती हैं। 46 कंट्री। अब भूटान को एलडीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मतलब लिस्ट डेवलप कंट्रीज कितनी हो जाएंगी? 45, क्योंकि भूटान ऐसा 7वां ऐसा देश होगा जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट डेवलप कंट्रीज एलडीसी की लिस्ट से बाहर आ जाएगा। अगर हम भूटान के मैप को देखें तो भूटान चाइना के साथ और इंडिया के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और इंडिया के 4 राज्यों से ये कनेक्टेड है। पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा आसाम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर हम लीस्ट डेवलप कंट्री की डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एलडीसी इज डिफाइंड एज अ कंट्री that exhibits the lowest indicator of socio-economic development with low level of income, human capital and economic diversification, high level of economic vulnerability, and a population that is disproportionately reliant on agriculture, natural resource and primary commodities. इसका मतलब एलडीसी वो कंट्री होती है जिसका जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, जहां पर लो लेवल ऑफ इनकम देखी जाती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पुअर होता है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होती है, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन, जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी कमोडिटीज पर डिपेंडेंट है। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो कम है, जो सेकेंडरी सेक्टर की जॉब्स हैं वो कम जनरेट होती हो, तो ऐसी कंट्रीज को एलडीसी बोला जाता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने 3 क्राइटेरिया इसके लिए डिसाइड कर रखे हैं। तो यूपीएससी में इस फैक्ट पे आप सब पूछ सकते हैं कि एलडीसी डिफाइन करने के लिए या एलडीसी क्लासिफाइड होने के लिए वो कौन से 3 क्राइटेरियाज हैं। तो एलडीसी का क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो 1230 या फिर 1230 से बराबर या कम होना चाहिए ओवर 3 ईयर एवरेज। मतलब जो 3 साल का जो एवरेज है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लेवल पे वो $1230 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें जो मेजर एसेट इंडेक्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल, हेल्थ, एजुकेशन के इंडेक्स होते हैं उसमें काफी पुअर परफॉर्मेंस किया हो और उस कंट्री का जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो। मतलब वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर देखे जाते हो या फिर स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक कंस्टेंट है, जैसे कि हिली एरियाज। आप हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पुअर होती है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं किसी भी कंट्री को एलडीसी के लिए क्लासीफाई करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई कंट्री एलडीसी की लिस्ट से बाहर आती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। उसके लिए जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा लेवल पे वो $1242 से ज्यादा होनी चाहिए। वो भी लगातार जो 3 साल का जो रिव्यूज है, ट्रिनियल रिव्यूज है, उसमें 2 लगातार ट्रिनियल रिव्यूज में उसकी जो पर कैपिटा इनकम है ग्रॉस नेशनल इनकम वो 1242 के ऊपर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स हैं एजुकेशनल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, उसमें ह्यूमन कैपिटल में अच्छा परफॉर्म किया हो और साथ ही साथ जो कंट्री की इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अच्छा हुआ हो, जिससे कि वो इकोनॉमिक शॉक्स जो है वो हैंडल कर सकता हो या फिर कोई कैटास्ट्रॉफ हैंडल कर सकता हो। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो किसी भी कंट्री को एलडीसी की लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। मतलब अब वो कंट्री जो है अब वो गरीब देशों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि जो एलडीसी है लिस्ट डेवलप कंट्री का जो स्टेटस है वो आपको कई एडवांटेज भी देता है। इसी वजह से कई ऐसी कंट्रीज हैं वो इस लिस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस से बाहर नहीं आना चाहती हैं, उनके कि उनको कई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं एलडीसी की कैटेगरी में। जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज का मार्केट है वहां पर उनके प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ जो एलडीसी हैं उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स मिल सकते हैं, डेवलपमेंट के असिस्टेंस मिलते हैं, उनका जो लोन का रिपेमेंट टाइम है वो भी ज्यादा होता है। तो ये कई बेनिफिट है। इसी वजह से सोलोमन जैसी कंट्रीज हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि हमें फिलहाल के लिए एलडीसी स्टेटस से बाहर ना निकाला जाए। भले वो क्राइटेरिया मीट करते हो एलडीसी लिस्ट से बाहर आने के लिए, बट अभी भी उनकी रिक्वेस्ट है कि उन्हें एलडीसी लिस्ट में रहना, क्योंकि इसके साथ कई बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। बट भूटान का ऐसा मानना है कि हम इस लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं, हम मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है भूटान को लेकर। तो यूपीएससी आपसे एलडीसी लिस्ट के बारे में पूछ सकती है, एलडीसी डेफिनेशन को पूछ सकती है, या फिर एलडीसी लिस्ट में शामिल होने के जो क्राइटेरिया हैं वो आपसे पूछ सकती है, या फिर एलडीसी लिस्ट से बाहर आने के आपसे क्राइटेरिया पूछे जा सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज को लेकर है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमें दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में दोहा में 5th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप कंट्रीज एलडीसी इसका सम्मेलन हुआ, इसका समिट हुआ। यहीं पे डिसीजन हुआ कि जो भूटान है वो अब लीस्ट डेवलप कंट्रीज के स्टेटस से बाहर आ जाएगा। बट इस कॉन्फ्रेंस में जो दोहा पॉलिटिकल एजेंडा है उससे अडॉप्ट किया गया, और इस दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन में जो फोकस रखा गया वो इस बात पर रखा गया कि जो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है डीपीओए, इसे हमें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है। तो ये दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है? तो ये 10 ईयर एक्शन प्लान है जो कि 2022 से लेकर 2021 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जब फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप कंट्रीज हुई थी तब इसे अडॉप्ट किया गया था।
इस 10 ईयर प्लान में जो 46 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो एलडीसी कंट्रीज हैं, उन्हें असिस्ट किया जाएगा ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल्स को रियलाइज कर सकें, अचीव कर सकें। इस दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 6 की फोकस एरिया रखे गए हैं। पहला, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। दूसरा, लिवरेजिंग पोटेंशियल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टू फाइट अगेंस्ट मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज एंड टू अचीव द एसडीजीज। थर्ड है क्लाइमेट चेंज से फाइट करना। फोर्थ है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिफ्थ है रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड सिक्स्थ है बिल्डिंग रेसिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर शॉक फॉर रिस्क इन्फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 6 की एरियाज हैं जो कि दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प की जा सके। एलडीसी हमने पहली न्यूज़ में कवर किया कि ये लो इनकम कंट्रीज होती हैं, इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी पुअर होता है। अभी टोटल 46 कंट्री हैं जिसमें से भूटान बाहर आ चुका है, तो अभी कितनी हो गई है? 45th कंट्रीज होंगी। और इनका हर 3 साल में रिव्यू किया जाता है, और ये रिव्यू कौन करता है? कमेटी ऑफ डेवलपमेंट। तो जो 46 कंट्री हैं उसमें अफ्रीका से 33 कंट्री हैं, एशिया से 9 कंट्रीज हैं, कैरिबियन से 1 है और पैसिफिक के क्षेत्र से 3 कंट्री हैं। तो ये फैक्ट आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। तो हमें इस लिस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में सारे एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस साल के प्रीलिम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट एमपीआईए को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जापान ने इस टेम्पररी अरेंजमेंट मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अब बेसिकली हमें प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव ये पता होना चाहिए कि एमपीआईए है क्या। तो एमपीआईए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अरेंजमेंट है जो फिलहाल के लिए टेम्पररी है। मतलब जो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म था, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो अपीलेट अथॉरिटी थी, वो काम नहीं कर रही है क्योंकि उसका जो अपॉइंटमेंट था वो अमेरिका ने होल्ड पर डाल रखा था। तो जो डब्ल्यूटीओ का अपना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म था वो ठप पड़ गया है। तो इसके बाद 2020 में 16 कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स नहीं, ताकि जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर किसी डिस्प्यूट को सोल्व कर सके, रिजोल्व कर सके। तो एमपीआईए 2020 में फाउंड किया गया था। जनरली ये ईयू लेड है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं उन लोगों ने इसे लीड किया था। पर करंटली अभी 26 कंट्री इस एमपीआई अरेंजमेंट का पार्ट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम है ताकि जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ की जो अपलेट बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर रही है। इस एमपीआईए को जो डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने अप्रूवल दे रखा है, और एमपीआईए को कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकता है, बस उसे नोटिफाई करना होगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। और डब्ल्यूटीओ मेंबर्स में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो जो भी एमपीआई के जो मेंबर्स हैं वो सीधे इस पर अपील कर सकते हैं, और जितनी पुरानी भी जो अपील्स हैं डब्ल्यूटीओ के पास में वो सब सुपरसीड कर दी जाएंगी। अगर हम डब्ल्यूटीओ के अपीलेट बॉडी की बात करें तो ये 2019 से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो यूएसए ने होल्ड पर रख रखा है। और डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है वो पहले पार्टीज के बीच में कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद अगर कंसल्टेशन से मामला सॉल्व नहीं होता है तो वो एडजुडिकेशन जाता है बाय पैनल, और अपीलेट बॉडी के पास ये फाइनल रिजोल्यूशन के लिए जाता है। उसके बाद ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जापान को ज्वाइन करने के बाद अदर कंट्रीज पे भी प्रेशर आएगा कि उन्हें भी इस अरेंजमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ईयू है, कनाडा है, ब्राजील है, चीन है, उन लोगों ने इस अरेंजमेंट को ज्वाइन कर रखा है। हालांकि हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव याद रखना है, फिलहाल इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो यूपीएससी इस मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज बुमचू फेस्टिवल को लेकर है। अब ये जो बुमचू फेस्टिवल है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये हमारे सिक्किम राज्य के वेस्ट सिक्किम पार्ट में जो ताशेदिंग मोनेस्ट्री है वहां पर हर साल इस बुमचू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये लूनार कैलेंडर के फर्स्ट मंथ के 15th डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है, जनरली जो फरवरी मार्च में पड़ता है। यहाँ पर बुमचू का मतलब है पोर्ट ऑफ सेक्रेड वाटर, जो तिब्बतन लैंग्वेज में बुमचू बोला जाता है। इस फेस्टिवल में एक पोर्ट होता है जिसके अंदर का जो वाटर होता है उसे होली माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, और वो इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में प्रोग्रेस आने वाली है। इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि जो 18th सेंचुरी में जो चोग्याल चकदोर नामग्या का जो रीन था वहां पर किसी देवता ने एक लामा को बोला कि आप इस पोर्ट से आप पानी भर के लाइए। तो जब लामा ने पानी भरने की कोशिश किया तो बार बार पानी डालते जा रहे थे, बट वो पोर्ट भर नहीं रहा था। उस पोर्ट में पानी का स्तर सेम था। तब से इस पोर्ट में जो पानी है उसे सेक्रेड माना गया, क्योंकि उसमें कई हीलिंग प्रॉपर्टीज भी मानी जाती हैं। ये जो फेस्टिवल है ये सिक्किम के अलावा भूटान, नेपाल में भी ये सेलिब्रेट की जाती है। तो हमें इस बुमचू फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सीरीज को लेकर है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस ने इसे लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सीरीज ऑफ लेसन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, लॉस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग में, फंक्शनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के रिलेवेंट हो। तो
तो जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें समझाने के लिए, उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को और लॉस को समझाने के लिए जो BIS होगा वो सीरीज ऑफ लेसन प्रोवाइड करेगा, ताकि बच्चों में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जनरेट कर सके हम। इसके पहले भी BIS ने स्टैंडर्ड्स क्लब की इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, जो कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके बेनिफिट क्या है कि एक तो ये थ्योरी और जो रियल लाइफ यूसेज होते हैं साइंस एजुकेशन, उसके बीच का गैप फुलफिल करेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी देने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। और स्टैंडर्ड्स का हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है, तो इससे हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। और यूपीएससी आपसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछ सकती है। तो जो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये 1986 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर ओल्ड दिल्ली में है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हमारे देश की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के अंदर बनी थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो 2016 से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स से पूछा था। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2016 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। द रूल्स आर एप्लीकेबल to notified urban local bodies, notified towns and all industrial township only. Third is the rules provide to exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. Fourth, it is mandatory on the part of the waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पे लगातार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तो इसका आंसर है थर्ड, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो ये फैक्चुअल था क्योंकि उस वक्त के करंट अफेयर में था, तो इसीलिए यूपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।